Morning students, beta we are discussing the chapter number 8, that is the thermodynamics, and in the previous video we have completed up to the work done in an adiabatic expansion, and in this video we will cover the up to the first law of the thermodynamics, that is the applications of the first law of the thermodynamics. Now the work done in an isothermal or the adiabatic process in terms of indicator diagrams. इंडिकेटर डायग्राम्स हमारा होता है बेटा, पीवी डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, पीवी डायग्राम. ठीक है, अगर हमारे पास कोई कर्व ऐसा है जिसका हम वर्क डन नहीं निकाल सकते तो हम क्या करते हैं, उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के, ठीक है, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकाल के विद इन दीज लिमिट्स, जहाँ जिस कर्व के अंदर वो लाई करता है हम उसका एरिया निकाल सकते हैं वहाँ से. ठीक है, जैसे हमारे पास एक कर्व है जिसका इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या क्या दिया हुआ है, P1, V1 और T, और फाइनल P2, V2 एंड T. तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है. अब इस कर्व का तो हम वर्क डन निकाल नहीं सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि हमने एक ऐसा रेगुलर सरफेस ले लिया. ठीक है, उस रेगुलर सरफेस का एरिया निकाल के जो वॉल्यूम की लिमिट्स है वहाँ से वहाँ हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि dW किसके इक्वल होता है, PdV के इक्वल होता है. तो यहाँ से वर्क डन किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया. तो इंटीग्रेशन के बाद W इज इक्वल्स टू PdV विद इन द लिमिट्स V1 टू V2. V1 से V2 क्या है, इसकी लिमिट है, उसको हमने इंटीग्रेट किया. और इंटीग्रेशन किसका करना है, दिस PQRS स्ट्रिप का. ठीक है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS. ठीक है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व. ओके, PV कर्व. तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया अंडर द पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमारा निकल जाएगा. किस केस में, इन द केस ऑफ द आइसोथर्मल एंड द एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट रहेगा. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, dW किसके इक्वल होता है हमारा, dW इज इक्वल्स टू PdV के इक्वल होता है. अगर हमारा dV 0 है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 0. यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस के केस में क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट. आइसोबारिक प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और टाइम के साथ वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज करेगा. तो यहाँ से हमने दो इक्वेशंस मान ली, PV1 इज इक्वल्स टू nRT1. ये कब है, जब वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, T1. सेकेंड हमने मान लिया PV2 इज इक्वल्स टू nRT2. ये कब है, जब फाइनल है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर कितना है, T2 है. हमने ये दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आएगा, यह आ जाएगा PV2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल्स टू nR एंड T2 माइनस T1. इसके इक्वल आ जाएगा. PV2 माइनस V1 किसके इक्वल हो गया, PdV के इक्वल हो गया. और nRT2 माइनस T1 किसके इक्वल आ गया, nRT2 माइनस T1 के इक्वल. ठीक है, ये हमारा वर्क डन होगा किस केस में, वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस. नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, हमने किसी सिस्टम को हीट दिया, कुछ तो उसने उस हीट को उसने काम में किया और कुछ जो हीट है उसने एक्सटर्नल वर्क डन में लगा दी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होल्ड करता है कंजर्वेशन को. ठीक है, व्हेन अ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम इट ट्रांसफॉर्म टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म्स. कंजर्वेशन क्या कहती है हमें, कंजर्वेशन कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हीट है सिस्टम में, हमने हीट ऐड की, उस हीट में को कहाँ यूज़ किया, कुछ तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज़ किया और कुछ जो है सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है उसके अंदर यूज़ हुआ. हीट को हमने रिप्रेजेंट किया dQ एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, du प्लस dW के इक्वल होगा. ठीक है, अब हमारे आते हैं साइन कन्वेंशन. बेटा साइन कन्वेंशन हमारा केमिस्ट्री के अंदर भी एक चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स, उससे डिफरेंट होंगे.
ठीक है। अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डी क्यू क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं तो जो चेंज इन हीट है वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है, अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रही है तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी के इक्वल होता है। गैस एक्सपेंड करेगी तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और वहीं अगर हम ये कहें कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, अगर वॉल्यूम क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा हमारा, नेगेटिव। वर्क डन कैसा रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, तो जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि टेम्परेचर सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, ज़ीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, क्योंकि डी यू क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। ठीक है। यानी जो हमारा आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को तो वो सारी की सारी हीट किस कहाँ यूज़ हो रही है, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग। यानी कि जो सराउंडिंग जो वर्क डन है सारा, मतलब जो सारी की सारी हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में तो यूज़ हुई नहीं है, तो वो सारी की सारी हीट कहाँ यूज़ हुई है, वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है कि हीट जो चेंज है वो क्या होगी, ज़ीरो। यानी कि जो सिस्टम के अंदर ना तो हीट एंटर करेगी और ना ही हीट एग्जिट करेगी। जो सिस्टम की वॉल्स है वो कैसी होंगी, एडियाबैटिक वॉल्स होंगे। ठीक है। तो हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ से डी क्यू ज़ीरो है तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डी यू के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। उसके बाद आता है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमें पता है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या रहता है, ज़ीरो। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, ज़ीरो। तो यहाँ से डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अगर वॉल्यूम ज़ीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि जितनी हीट हमने सिस्टम को दी सारी की सारी हीट सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की इंक्रीज़ करने में यूज़ की है। सारी की सारी हीट कहाँ यूज़ हुई है, सिस्टम में ही यूज़ हुई है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में यूज़ हुई है। उसके बाद आता है बेटा मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस कौन सा होता है, मेल्टिंग प्रोसेस जो है आइसोकोरिक प्रोसेस की तरह हम कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, लिक्विड के अंदर चेंज हो गया। ठीक है। सॉलिड है, हीट करके लिक्विड के अंदर चेंज हुआ। जो उसका चेंज इन वॉल्यूम होगा उसके इसमें, उसका चेंज इन वॉल्यूम वो क्या होगा, नियरली अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। नियरली अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। यानी कि डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। डी डब्ल्यू ज़ीरो हो गया तो जो हमारा डी क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, डी यू के इक्वल आ जाएगा। डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है। बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस में वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है बेटा। ठीक है। क्योंकि कुछ हीट जो है जब हमने सिस्टम को हीट दी तो जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। ठीक है। अगर लिक्विड इवेपोरेट होगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, चेंज होगा। वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। जब हमारा वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा तो डी क्यू किसके इक्वल है, डी यू प्लस पी डी वी के इक्वल है। डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी।
ठीक है। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, V2 माइनस V1 के इक्वल। तो यहाँ से जो हमारा बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस के अंदर du इज इक्वल्स टू ml माइनस P V2 माइनस V1। यहाँ पे हमने जो dq है उसको क्या यूज़ किया है, दिस इज इक्वल्स टू ml, क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो हमारे पास क्या आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। उसके बाद है बेटा मेयर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या है, रिलेशन है दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के बीच का, दैट इज Cp एंड Cv। Cp क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया, हमने 1 मोल ग्राम जो है आइडियल गैस का कंसीडर किया, उसको सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया। ठीक है। उसको हमने क्या किया, हमने क्या कंसीडर किया, 1 मोल ग्राम एक गैस का लिया, उसको किसी भी सिलेंडर के अंदर फिट कर दिया और उस पर हमने लगा दी फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये पिस्टन क्या होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो मान लिया ये जो है यहाँ तक चेंज हो गई, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया, इनिशियली हमने क्या किया, गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना इसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में है उतना ही वॉल्यूम इसका क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है। तो dq किसके इक्वल होता है, Cv dt के इक्वल होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो du है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Cv dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट है तो dq डैश किसके इक्वल होगा, Cp dt के इक्वल होगा। ठीक है। dq किसके इक्वल होगा, Cp dt के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, dq डैश इज इक्वल्स टू du डैश प्लस dw। अब ये Cp dt क्या है, dq du प्लस p dv। ठीक है। तो यहाँ से हम du डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Cp dt माइनस p dv के इक्वल आ गया। अगर सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा तो दोनों की दोनों गैसेस में मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिस्टम की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चीज़ हमारी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ठीक है। तो यहाँ से du और du डैश क्या हो गए, बराबर, दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो यहाँ से Cv dt इज इक्वल्स टू Cp dt माइनस p dv के इक्वल आ गया। ठीक है। अब हम इसको ये कर दिया हमने, Cv dt माइनस Cp dt एंड दिस इज इक्वल्स टू p dv के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ p dv। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया और ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ से dt को कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू p dv। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए जो हमारी इक्वेशन है, pv किसके इक्वल होता है, RT के इक्वल होता है। इसको इंटीग्रेट किया, p dv इज इक्वल्स टू r dt के इक्वल। p dv किसके इक्वल आया बेटा, r dt के इक्वल। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये भी p dv है, ये भी p dv है, दोनों को कंपेयर कर दिया। Cp माइनस Cv dt किसके इक्वल हो गया, r dt के इक्वल आ गया। तो यहाँ से Cp माइनस Cv किसके इक्वल आ गया, r के। और यही हमारा क्या होता है बेटा, मेयर्स फॉर्मूला। यही क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला। और ये क्या है, Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और R हमारे पास क्या है, गैस कॉन्स्टेंट। अगर हम Cp और Cv जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए ले, हमने दो गैसेस को मिक्स कर दिया। हम अब जो है Cp और Cv को फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालते हैं। मान लिया हमने टू गैसेस को मिक्सड कर दिया है। गैस A के लिए N1 नंबर ऑफ मोल्स है, Cv1 स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, एंड Cp1 जो है कॉन्स्टेंट हीट एट स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। ऐसे ही हमने गैस B के लिए N2 नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। Cv2 हमने क्या कंसीडर किया, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एंड Cp2 इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। उस केस में जो Cp और Cv की वैल्यू है फॉर द मिक्सचर ऑफ द गैसेज, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन N1 प्लस N2। सिमिलरली Cp कितना होगा, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या लिमिटेशंस है। फर्स्ट लॉ हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि जो चेंज है सिस्टम मतलब प्रोसेस के अंदर वो किस तरफ हो रहा है। ठीक है।
सेकंड है हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हमें ये चीज़ नहीं बताता कि जो चेंज हुआ है, ठीक है, डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ चेंज, मतलब कितना चेंज हुआ है सिस्टम, और मतलब हमने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, उसने कितना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है, कितना उसने जो वर्क डन है, मतलब सिस्टम के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ है उसमें कितना काम, कितनी हीट यूज़ हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें फर्स्ट लॉ नहीं बताता। ना ही हमें ये बताता कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है, ठीक है, वो सोर्स से सिस्टम की तरफ हो रही, मतलब हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी है या कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। नाउ आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।